भाई धार्मिक उन्माद के मुद्दे तो यही उठाते हैं, और जब कहीं पे एक समझौता दिखता है, इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जब देखते हैं कि मौका हाथ से निकल रहा है, तो ये उसको तूल देना शुरू करते हैं, और एक तरफ ये बैठ करके कहते हैं कि राजनीतिक दल से इसका कोई लेना देना नहीं। तो भाई इतिहास गवाह है, भाजपा का तो इतिहास है, धार्मिक मुद्दों की राजनीति कौन करता है इस देश में? भाजपा करती है। तो मुझे लगता है कि अपने अंदर झांकते हुए कभी कभी संयम के साथ सत्य को स्वीकार करना चाहिए। धर्मेंद्र गिरी जी आ गए, हिंदू पक्षकार हैं। गिरी साहब बहुत स्वागत है आपका। धर्मेंद्र गिरी जी, देखिए यहाँ पर अब पहले तो आप ये बताइए कि आप लोग क्या ग्राउंड लेकर गए थे कोर्ट में और आज क्या हुआ। दूसरा, इसको अब राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जैसे कि विवेक पांडे भी यहाँ पर कह रहे हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। देखिए, जो 2020 में, सितंबर 2020 में जो जैन हैं, जो विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री, उनकी याचिका पर जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है वहां गया था हाई कोर्ट, उसको खारिज कर दिया गया है और बताया गया है कि हाई कोर्ट द्वारा कि वहां पर जो जिला जज हैं वो फिर से नए सिरे से सुनेंगे। तो हमारी जो टोटल 13 याचिकाएं थी, जिसमें हमारा भी था 12/2023 जी, जिसमें हम कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट बनाम शाही मस्जिद ईदगाह, जिसमें 13.37 जो एकड़ भूमि है उसके लिए हमने सारे दस्तावेज जुटाए और पीछे किसी भी केस में सबूतों की अभाव था, तो सबसे पहला सबूत हमने उसमें एफआईआर दर्ज कराई। ये देखिए, एफआईआर 4 फरवरी 2023 को एफआईआर नंबर 842 बिजली चोरी में मुकदमा दर्ज हुआ ईदगाह और शाही मस्जिद जो कमेटी है इनकी, उसके खिलाफ। तो ये बिजली चोरी करते आए हैं, जैसा कि पूर्व में हमने देखा है कि औरंगजेब ने जो धर्मेंद्र गिरी जी, ये बिजली चोरी का केस है या फिर आपकी कुछ अलग लड़ाई है, या फिर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो 1968 का समझौता था उसको बदला जाए? चाह क्या रहे हैं आप लोग? यहाँ किसी तरीके का कोई प्रकरण नहीं है, यहाँ सिर्फ पहले जमीनी विवाद है। हाँ। उस जमीनी विवाद में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वो पूरी भूमि का टैक्स भी आज वो दे रहा है, बिजली भी उसी की चोरी से ली जा रही है। तो कहना यह है कि जहां जमीनी मालिकाना हक की लड़ाई है, यहाँ पर भगवान केशव देव का मंदिर तोड़कर जो वहां विवादित ढांचा बनाया गया था। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं कि जो मथुरा नगर निगम है उसने बाकायदा अपने दस्तावेज में हमको दिया है कि विवादित ढांचे का किसी भी प्रकार का कोई मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि विवादित ढांचे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है। वो दस्तावेज भी हमने माननीय न्यायालय में के समक्ष हमने पेश किया, प्रस्तुत किया है अपने बाद। लेकिन धर्मेंद्र गिरी जी, अब इसको राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जब जब इलेक्शन आते हैं, विवेक पांडे जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, कह रहे हैं जब जब इलेक्शन आते हैं इस तरह के मुद्दे क्यों उठ जाते हैं? किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश होती है? देखो, अब इसको राजनीतिक, भाजपा पूरी धर्म के आधार पर राजनीति अगर कर रही है तो ये तो कहना मतलब अतिशयोक्ति होगा कि भाजपा ने धर्म की राजनीति की है या नहीं, वो तो सवाल ही नहीं रहा है। अब भाजपा जहां खड़ी है, जहां स्टैंड है, उस पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाए तो समझ में आता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अगर धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए कोई कुछ कार्य किए और आज वो सत्ता में है, तो उस पर अतिशयोक्ति करना मैं तो कहूंगा ठीक नहीं होगा। अब तो ये दूसरे जो विरोधी दल है, नॉन भाजपा जो है, वो अपने काम को गिनाएं और जनता के सामने रोना पीटना शुरू करें। विवेक पांडे जी कुछ कहेंगे इस पर? कुछ इसमें बीजेपी का लेना देना ही नहीं है, जो फैक्ट्स हैं वो लेकर बैठे, एफआईआर की कॉपी लेकर बैठे हुए हैं, उसको लेकर ग्राउंड बनाया है। नहीं, देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहूंगा। अभी आदरणीय गुरुजी हमारे मंच में विराजमान है, उनको मैं प्रणाम समर्पित करता हूं। इन्होंने स्वयं कहा कि भाजपा ने धर्म के लिए कुछ किया, तो दूसरी तरफ यह कहना अतिशयोक्ति हो जाएगा कि भाजपा को राजनीतिक उसके चश्मे से ना देखना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा विषय क्या है, जो प्रकरण है कोर्ट में, इसमें पूरी तरीके से सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत जो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था, इसको लेकर विवाद हुआ है। जो कोर्ट में वाद दायर था उसमें जिला मजिस्ट्रेट ने जो अपनी टिप्पणियां शामिल की, उसको लेकर विवाद स्थापित हुआ है। लेकिन हाईकोर्ट ने जो भी डायरेक्शन दिया, लेकिन यह भी बात सत्य है कि जब जिला जज कोई भी निर्णय सुनाएंगे अपना, तो उसमें जो वाद में स्थित चीजें हैं, जो वस्तुएं आई हैं, जो एविडेंस आया है, उसके अनुसार ही वो टिप्पणी होगी। तो मुझे लगता है कि अभी इसको आने दीजिए आगे, जब हाईकोर्ट इस पर अपनी सुनवाई पूरी तरीके से स्पष्ट
करेगा, अपना रुख स्पष्ट करेगा, तब कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से न्यायिक परिधि में फिर एग्जामिन वाली विषय पे जाने वाली है। ये पूरा विषय जो है ये री एग्जामिन ही होना है लास्ट में, क्योंकि ये पूरी तरह से सिविल सूट है और कब्जे का मामला है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से ना। धार्मिक उन्माद कम है और कब्जे का मामला अधिक है। विवेक पांडे जी, मुद्दा तो बनी गया ना इलेक्शन से पहले। नहीं, मुद्दा तो और अभी तो समय इलेक्शन में, और आते आते तो ये और भी ज्यादा तूल पकड़ेगा। देखिए अनुज भाई, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, जो लीगल पॉइंट है जो कि कोई नहीं बता रहा है, इसमें सीपीसी के किसी भी नियमित मुकदमे को विविध मामले के रूप में दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। वादी ने ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया था जिसे विविध मामले के रूप में देखा जा सके। वादी ने एक मुकदमा दायर किया, ट्रायल कोर्ट ने वादी को विविध मामले के रूप में माना था और वाद के सुनवाई योग्य होने पर निर्णय लिया, जो कानून के अनुमत नहीं है। सीपीसी की धारा 26 के तहत विधिवत रूप से स्थापित एक वाद को पंजीकृत किया जाना चाहिए, और सीपीसी की धारा 27 में जो निहित प्रावधान के आलोक में यदि मुकदमा विधिवत है, स्थापित है, तो प्रतिवादियों को समन जारी किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो उस न्यायिक अनुपालन के प्रक्रिया को देखते हुए हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की वो अपनी जगह यथोचित प्रतीत होती है, लेकिन इसको विषय को कहीं ना कहीं बाहर ला करके इसको चुनाव के समय प्रसारित करना, मुझे लगता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिधि में आएगा। शमशी आजाद जी जवाब दीजिए। प्रसारित कर रहे हैं आप लोग चुनाव के समय पे? आ रहा हूं। नहीं, ये आरोप लगाना, देखिए समाजवादी पार्टी के बयान, उनके कार्यकर्ताओं के चेहरे पर हताशा और निराशा बिल्कुल साफ दिख रही है। जिस तरीके से निगम निकाय चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी पार्टी को छोड़कर, और यहां तक कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी भी अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं। एक बड़ा धड़ा जो कभी समाजवादी पार्टी के कब्जे में हुआ करता था, वो 2022 से इनसे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। तो ये चेहरे पर इनके साफ हताशा और निराशा दिख रही है कि ये इल्जाम लगाकर ही राजनीति करना चाहते हैं। इन्होंने कभी मुद्दा जरूर बताते हैं, लेकिन कभी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाने का काम नहीं करते। कानून में आस्था जरूर बताते हैं, लेकिन जब कानून कोई फैसला करता है, न्यायालय कोई फैसला करता है, तो उसको कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के साथ जोड़कर एक अलग से सोचा, एक अलग से भड़काऊ भाषण, एक अलग से बयान, जिससे जो है फिर से वही तुष्टिकरण की राजनीति करने का समाजवादी पार्टी का चेहरा। और भी मेहमान आ गए। यतीमा चेतनानंद जी आ गई हमारे साथ, स्वागत है यतीमा जी आपका। और मौलाना अली मियां कुम्मी जी आ गए, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। थोड़ा चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। मौलाना साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही, कनेक्शन में थोड़ा दिक्कत है। हम बात करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन यतीमा हमारे साथ है, यतीमा चेतनानंद जी हमारे साथ है। यतीमा जी, ये जो मुद्दा आया है, आ रहा हूं विवेक जी, आ रहा हूं, पूरा मौका दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखें, बाकी मेहमान आए ना। यतीमा जी, अब ये मुद्दा देखिए अब जोर पकड़ने लगा है मथुरा का। पहले हमने देखा काशी में, उससे पहले देखा अयोध्या में, अब मथुरा हम सुन रहे हैं कि अब कोर्ट में मामला है। और आज ये जरूर कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है उसको थोड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट से। कैसे देखती हैं आप? नहीं, देखिए, बिल्कुल कानून की एक प्रक्रिया है और कानून की प्रक्रिया के विपरीत आप जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब अभी काशी विश्वनाथ का मुकदमा लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट गाइडलाइन दी थी कि आप लोअर कोर्ट से होकर आइए, लोअर कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, वहां न्याय नहीं मिले तब आप हमारे पास आइएगा। आज फिर इन्होंने वही किया, ये हाई कोर्ट चले गए मथुरा के मामले में। तो ये एक प्रक्रिया है कानून की कि पहले आपको लोअर कोर्ट में अपनी सुनवाई करवानी होती है, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन आप चाहते हैं कि आप सारे देश को भ्रमित रखें, आप देश की जनता को भ्रमित करते रहें और मुस्लिम वोटों को लगातार भ्रमित करते रहें, उन्हें ये बताते रहें कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। देखो, हाई कोर्ट भी हमारी नहीं सुन रहा। एक प्रक्रिया के तहत आप चल नहीं रहे हैं और उसके विपरीत जाने का प्रयास कर रहे हैं और सबको ये बता रहे हैं कि हम बहुत प्रताड़ित हैं, हमारी बहुत प्रताड़ना की जा रही है। ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कानून इनके अधिवक्ता कानून जानते नहीं है या ये देश को भ्रमित करना चाहते हैं। ठीक है, विवेक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। विवेक पांडे जी, काउंटर कर लीजिए जल्दी से। मैं तो ये काउंटर करूंगा। देखिए, अभी हमारे भाजपा के भाई ने जो आरोप लगाए हमारे ऊपर, भाई हेट स्पीच के मामले में सबसे ज्यादा इनके भड़काऊ भाषण के मामले में इनके नेताओं के नाम सामने आते हैं। इनके नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री, उनको कहना पड़ गया कि भाजपा के नेता मुस्लिम वर्ग पे टिप्पणी ना करें, अनुचित बयान ना दें। भाई उसके बाद भी अगर ये अपने बगले ना झांक पाए तो उसके लिए भाई उस चश्मे को कहां से लाया जाए जिसमें लोकतंत्र की भी एक आत्मा दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको समझने की आवश्यकता है कि जब मोदी जी स्वयं मजबूर हो गए ये कहने के लिए भाजपा नेताओं को कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग को लेकर अनुचित बयान ना दे, हेट स्पीच ना दे, तो उसके बाद भी ये बैठ करके जिस तरह से छवि सुधार का प्रसार करते हैं, मुझे लगता है ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है।